तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है एग्रीगेट्स का। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे एग्रीगेट्स से। अब एग्रीगेट्स के बारे में तो सब लोग जानते हैं। एग्रीगेट्स क्या है इस बारे में सब लोगों को पता है। जो स्टोन्स होते हैं ना, जिनका यूज कंक्रीट में किया जाता है, कंक्रीट में डालते हैं मिला करके स्ट्रेंथ पर्पज के लिए, वो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर में, एग्रीगेट्स वाले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले एक बार बताता हूँ। एग्रीगेट्स के बारे में एक तो एक छोटी सी डेफिनेशन आती है। एग्रीगेट से कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक है जैसे कि वर्केबिलिटी, यानी कि एग्रीगेट से वर्केबिलिटी पे क्या इफेक्ट डालता है कंक्रीट की, और दूसरा स्ट्रेंथ। तो ये दो चीजें एग्रीगेट के बारे में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी कम ज्यादा करनी है तो किस तरह का एग्रीगेट यूज करना है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम ज्यादा करनी है तो किस तरह का एग्रीगेट यूज करना है। टाइप ऑफ एग्रीगेट दे देगा, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट दे देगा। जैसे कि हमारे पास में एग्रीगेट्स के टाइप होते हैं राउंड, एंगुलर, फिर इसके बाद में आ जाता है हमारे पास फ्लैकी। तो इनमें से कोई भी पूछ लेगा, बताओ किस वाले एग्रीगेट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी, सबसे कम स्ट्रेंथ आएगी, या सबसे ज्यादा वर्केबिलिटी आएगी, सबसे कम वर्केबिलिटी आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एक तो ये बनता है। ठीक है। दूसरा क्या बनता है यहाँ पे, दूसरा हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टेस्ट। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो हमारे लिए है यहाँ पे, टेस्ट ऑन एग्रीगेट। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑन एग्रीगेट। अभी टेस्ट ऑन एग्रीगेट क्या है ये बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में कुछ टेस्ट आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास में टेस्ट आएगा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास में एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। इनकी वैल्यूज, ये टेस्ट कैसे होते हैं, कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, ये सब चीजें हमारे इन टेस्ट में आएंगी। ऐसे आगे और भी कुछ चीजें आ जाती हैं, कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं। अब वो डेफिनेशंस क्या है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ डेफिनेशंस होंगे हमारे पास में, जैसे कि फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होता है। ये इंडेक्स निकालने के लिए आता है, क्या होता है ये फ्लैकीनेस इंडेक्स। नेक्स्ट, इलोंगेशन इंडेक्स, ये क्या होता है। तो इस चैप्टर में ये सब चीजें बड़े काम की हैं, और यही हमें पढ़नी है। ठीक है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, लेक्चर में अगर किसी का कुछ छूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पीडीएफ में ग्रुप में भेजूंगा, तो पीडीएफ मिल जाएगा, उससे नोट्स बना लेना। अभी सिर्फ समझते चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। एग्रीगेट्स के बारे में सब लोगों को पता है, तो सबसे पहला डिस्कशन यहाँ पे हमारा जो होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट्स, कि एक एग्रीगेट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट्स। तो ये है हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास में क्या चीजें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, यानी कि एग्रीगेट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। चलो, तो इसके लिए अब सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है। अब देखो, प्रॉपर्टीज में जैसे कि इसकी शेप, साइज, ये सब चीजें इसकी क्या आएंगी, टेक्सचर, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगी। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास होगा प्रॉपर्टीज लाइक इट्स शेप, कॉमा,
टेक्सचर टेक्सचर एक सेकेंड, हाँ, टेक्सचर affects the characteristics of the mixture of the mixture। अब ये सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे है कि जो हमारा शेप होगा, टेक्सचर होगा, ये हमारे कंक्रीट की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी। मिक्सचर यहाँ पे क्या है? मिक्सचर का मतलब है यहाँ पे हमारा कंक्रीट। जस्ट अ सेकेंड, कुछ आज ज्यादा इशू कर रहा है लैपटॉप। हाँ, तो यहाँ पे मिक्सचर हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी कंक्रीट है, गलत बोल गया मैं। मिक्सचर हमारा यहाँ पे क्या है? कंक्रीट है। तो मैं पहली चीज यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की, वो क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? हमारे एग्रीगेट के शेप पे, एग्रीगेट के टेक्सचर पे, एंड थोड़ा बहुत एग्रीगेट के साइज पे भी। ठीक है। दूसरा, एग्रीगेट्स जो हैं, इनके अगर मैं साइज की बात करूं, ये जनरली, शेप की अगर मैं इनकी बात करूं तो ये राउंड होते हैं, जनरली राउंड इन शेप। ठीक है, जनरली क्या होते हैं? राउंड होते हैं शेप में। एक और तुम लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि एंगुलर हो गया, एंगुलर होते हैं, नुकीले से होते हैं थोड़े से, एंड फ्लैकी। एक ये फ्लैकी है। तो ये तीन तरह की शेप्स मिलती हैं। अब ये क्या है? राउंड होता है एकदम, राउंड होता है एकदम ऐसा गोल, ये हमारा राउंड है। एंगुलर कैसा होता है? थोड़ा सा ऐसे ऐसे पॉइंटेड पॉइंटेड करके होगा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा पॉइंटेड पॉइंटेड होता है, इरेगुलर सा होता है। ये हमारा क्या है? एंगुलर है। एंड फ्लैकी क्या होता है कि बहुत पतला होता है फ्लैकी, लेकिन लंबा होता है। ठीक है। फ्लैकी क्या है कि पतला होता है, जैसे मेरा हाथ है ना, ये देख पा रहे होंगे, ये हाथ है मेरा ऐसे। तो ये समझ लो कि ये क्या है? पतला है थोड़ा सा, लेकिन इसका कुछ एरिया है यहाँ पे, तुम देखो कुछ एरिया है। तो ऐसे ही उसका एक एरिया होता है, लंबाई होती है, और पतला होता है वो थोड़ा। तो वो होता है फ्लैकी। तो ये तीन शेप्स होती हैं। ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, अब इसमें से कौन सी चीज क्या अफेक्ट डालती है? जैसे कि अगर मैं राउंड की बात करूं, तो राउंड जो हमारा एग्रीगेट होता है वो बेहतर वर्केबिलिटी देता है। राउंड क्या करता है? एक अच्छी वर्केबिलिटी देता है। राउंड शेप एग्रीगेट रिजल्ट्स इन हाईली वर्केबल कंक्रीट, हाईली वर्केबल कंक्रीट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? ऊपर वाले का अगर मैं रीजन रीजन की बात करूं, थर्ड वाले पॉइंट की, तो यहाँ पे हाईली वर्केबल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्या है? जो रेजिस्टेंस होता है उसको बहुत ही कम ऑफर करता है। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है कंक्रीट के लिए, वो बहुत ही कम होता है। और एक चीज हो रहा है यहाँ पे, मिनिमम सरफेस एरिया इसका मेन रीजन है। तो यहाँ पे ये लिख लो, ऑफर्स मिनिमम सरफेस एरिया दैट इज lubricated, that is lubricated from given वाटर सीमेंट पेस्ट। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ क्या है। देखो, मैं पहले यहाँ पे एक बना लेता हूँ कि मान लो कि मेरा एक क्या है? एग्रीगेट है। यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये क्या है? एग्रीगेट है। अब इस एग्रीगेट के ऊपर
ये एग्रीगेट है, राउंड एग्रीगेट है, इस बात को याद रखना, एग्रीगेट है राउंड। इस एग्रीगेट के ऊपर वाटर सीमेंट का जो हमने पेस्ट बनाया है वो इसके ऊपर फ्लो करना है। ठीक है, हमने जो एक वाटर सीमेंट का जो पेस्ट बनाया हुआ है वो इसके ऊपर फ्लो करना चाहिए, जो हमने ऐसे बनाया है इसके ऊपर फ्लो करना चाहिए। ठीक है, मतलब इसको बेसिकली क्या है ना, इसको कवर करवाना है ऐसे, यहाँ पे हम इसको कवर करवा देंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पे चूंकि सरफेस एरिया सबसे ज्यादा कम है, तो यहाँ वाटर सीमेंट का जो पेस्ट है हमारा वो इसको कवर कर लेगा अच्छे से। क्या मेरी बात सुन में आ रही है? देखो, वर्केबिलिटी क्या है, थोड़ा सा जरा एक बार मैं इसको अलग तरीके से अब समझा देता हूँ। हम जो कहते हैं ना कि वर्केबिलिटी, हम उस पर कितना काम कर सकते हैं, सीमेंट पे कितना आसानी से हम सीमेंट से काम कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, वो वर्केबिलिटी होता है। तो वर्केबिलिटी क्या है, अगर तुम किसी एक एग्रीगेट को पूरी तरीके से कवर कर पा रहे हो उसकी एरिया को, ठीक है, एक गिवन सीमेंट पेस्ट से अमाउंट एक तुम्हारा फिक्स्ड है, उस फिक्स्ड अमाउंट से तुम्हें कवर कर देना है और कर लिया तुमने, ठीक है, तो उसकी ज्यादा वर्केबिलिटी हो जाएगी। देख लो, जैसे कि ये वाला तो एग्रीगेट हमारा कैसा था, राउंड, मान लो इरेगुलर है, थोड़ा सा इस तरीके से इरेगुलर है, ये इरेगुलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि सीमेंट पेस्ट की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास में 1 मीटर क्यूब है। तो ये जो 1 मीटर क्यूब है ना, ये राउंड वाले को पूरा कवर कर देगा, एंड मे बी ऐसा हो जाए कि बच जाए। और जो इरेगुलर वाला होता है उसमें क्या होगा, ये सेम अमाउंट सीमेंट का उसको पूरा कवर नहीं कर पाएगा। तो जब पूरा कवर नहीं कर पा रहा तो यानी कि वो वर्केबल नहीं है। वर्केबल होने का मतलब यही है कि पूरा कवर कर लेना चाहिए। तो बात सुना रही है? तो राउंड वाले में इसीलिए क्या कहते हैं हम कि वर्केबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर सीमेंट पेस्ट जो है उसको सारे को कवर कर लेता है ऊपर से लेकर नीचे तक। चलो, अब यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखो फोर्थ, जो हमारा एंगुलर होता है, एंगुलर एग्रीगेट होता है, वो हायर स्ट्रेंथ ऑफर करता है। वो क्या ऑफर करता है, हायर स्ट्रेंथ। एंगुलर एग्रीगेट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रीजन देखो क्या होता है, एक सेकंड। यहाँ पर रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रीजन हमारे पास में है कि यहाँ पे इंटर पार्टिकल बॉन्ड्स जो होते हैं, जो हमारे इंटर पार्टिकल बॉन्ड्स होते हैं वो बन जाते हैं। इंटर पार्टिकल यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, आर अवेलेबल इन इट। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में फ्लैकी एग्रीगेट्स की अगर मैं बात करूं, कि जो फ्लैकी एग्रीगेट्स हैं यानी कि जिनका जिनकी लंबाई होती है, एरिया कम होता है, मतलब पतले होते हैं, लंबाई ज्यादा होती है। चिप्स जैसे समझ लो कि जैसे चिप्स होती है ना, ऐसे एग्रीगेट की चिप्स है वो। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि फ्लैकी एग्रीगेट्स ना तो वर्केबिलिटी देते हैं और ना ही स्ट्रेंथ देते हैं। एग्रीगेट्स results in formation of poor concrete, poor concrete that neither possesses, that neither possesses strength
नॉर वर्केबिलिटी। ना तो उसकी स्ट्रेंथ होती है ना ही उसकी वर्केबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मैंने अभी ये वाला लिखवाया है कि फ्लैकी में क्या चीज होती है, कंक्रीट के अंदर क्या नहीं होती है। ऐसे ही अगर मेरे पास इरेगुलर या फिर एंगुलर कह सकते हैं कि एंगुलर अगर मेरे पास में एग्रीगेट है तो फिर क्या चीज होती है कंक्रीट में, स्ट्रेंथ होती है। तो ये वाले पॉइंट्स जो है मैं अंडरलाइन कर लेने हैं और नोट करके लिखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है टेक्सचर। टेक्सचर, ठीक है। अब मैं वर्केबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ और नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर टेक्सचर के बारे में। 6 पॉइंट, जैसे कि मैंने भी बताया था, ऐसे ही क्या होता है, स्मूथ एग्रीगेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हाईली वर्केबल कंक्रीट बनाते हैं। रिजल्ट्स इन हाईली वर्केबल, हाईली वर्केबल कंक्रीट। ठीक है। और अगर मैं रफ एग्रीगेट्स की बात करूं, रिजल्ट्स इन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, यानी कि एक ऐसे कंक्रीट को बनाते हैं जिसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है नेक्स्ट, टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट्स। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट्स। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास में टेस्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास में एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। एग्रीगेट्स क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या होता है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में, कि हम एग्रीगेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसको चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्रीगेट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में पहला पॉइंट है परफॉर्म्ड टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ क्या होता है, कैसे ये परफॉर्म किया जाता है इसके बारे में तुम लोगों को बताता हूँ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखने के लिए तो सीधी सी बात है भैया, इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, ऊपर से वजन लगाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, वही तभी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखेंगे। तो यहाँ पे किया यही जाता है कि हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस। लेकिन एक कंडीशन होती है कि कंप्रेस जो आप करोगे वो हर किसी को नहीं कर सकते। तो आपको कुछ गिने चुने टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स छांट करके निकालने पड़ते हैं, उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। अब वो कैसे छांटे जाते हैं, देखो, वो साइज के हिसाब से छांटे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक सीव लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एक सीव लेते हैं। हमारे पास में होगा एक सीव। हमारे पास में मान लो ये क्या है, एक सीव है। ठीक है, ऐसा हमारे पास में एक सीव होगा। और सीव का साइज क्या होगा, वो होगा 12.5 mm। ठीक है। तो सबसे पहले इस सीव में से हम एग्रीगेट्स को पास करवाते हैं। तो जो भी एग्रीगेट 12.5 mm के सीव से पास हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, पास होने के बाद में इसके नीचे एक सीव और लगा रखी होती है हमने। इसके नीचे एक सीव और होती है, यानी कि दो सीव होती है, एक सीव ये रही, एक सीव यहाँ पे होती है नीचे। ठीक है। अब पास होने के बाद में यहाँ पे एक सीव और है। यहाँ पे इसका साइज और छोटा होता है। इसको बना लो फटाफट। इसका साइज और भी छोटा होता है और इसका साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 10 mm। ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट सीव होती है, सीव नंबर 2, और ये होती है 10 mm की।
अब होता क्या है कि यहां से पास होने वाला एग्रीगेट, जो भी हमारा एग्रीगेट होता है, वो यहाँ से पास होता है, ऐसे 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 यहाँ तक आता है, एंड आ करके वो यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे इस सीव के ऊपर, यहाँ रुक जाएगा, ठीक है, दूसरे सीव के ऊपर रुक जाता है। अब क्या करेंगे हम, जो इसके ऊपर रुक जाएगा, ठीक है, मान लो कि ये हमारा ये वाला एग्रीगेट यहाँ पे रुका हुआ है। अब हमें करना क्या है कि जो एग्रीगेट रुक चुका है इसको लेकर के आओ, ये एग्रीगेट को यहाँ पे ऐसे इकट्ठा करो, ये कर लिया हमने इकट्ठा, ठीक है। इस एग्रीगेट को इकट्ठा करने के बाद में मैं क्या काम करूंगा, इसके ऊपर अब लगाऊंगा वजन, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना है, मुझे वजन लगाना है, कितना वजन है वो देख लो। अब यहाँ पे वजन लगाया जाएगा ऐसे। तो जब मैं इसके ऊपर वजन लगाता हूं तो कंडीशन होती है कि 40 टन का वजन लगेगा 10 मिनट में, ठीक है। तो जो एग्रीगेट्स 10 mm की सीव पे 12.5 mm की सीव से पास होने के बाद रुक गए हैं, उन एग्रीगेट्स पे ही मुझे वजन लगाना है। और वजन कितना लगाना है, 40 टन वजन लगाना है, 10 मिनट तक लगा करके रखना है। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में, अब चूंकि तुम लोगों ने 40 टन वजन लगाया, तो 40 टन तो बहुत होता है, तो यानी कि ये तो टूट जाएंगे। 10 होता है कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इतना सा। इस एग्रीगेट के ऊपर 1 सेंटीमीटर के ऊपर 40 टन वजन लग रहा है, यानी कि क्रश हो जाएगा, चूरे हो जाएंगे, पाउडर फॉर्म में बदल जाएगा। अब जो यहाँ पे बचता है, दोबारा से इसको क्या करते हैं बताता हूं। अब फिर से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाउडर फॉर्म हो गया है कुछ, रुको जरा। क्रशिंग करने के बाद में और छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए हैं, तो इनको मैंने नाम दिया यहाँ पे रेसिडुअल एग्रीगेट, रेसिडुअल एग्रीगेट आफ्टर लोडिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तीसरा देखो, ये हमारा तीसरा ही हुआ है एक तरीके से। ये वाला जो स्टेप है ये मेरा थर्ड स्टेप ही हुआ है, ये थर्ड स्टेप था यहाँ पे, ठीक है। ये वाला मेरा जो था थर्ड स्टेप था। देन अब आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा, ये जो रेसिडुअल एग्रीगेट है मेरा, इस रेसिडुअल एग्रीगेट को मैं फिर से एक सीव से पास करवाता हूँ। फिर से एक सीव बना लो यहाँ पे, लो एक फिर से सीव आ गई। ये सीव अब और भी छोटी होगी, बहुत छोटी सीव होगी। इस सीव का साइज होता है 2.36 mm। देखो एक यहाँ पे सीव होगी, अब इसका साइज होगा 2.36 mm। चलो बस बन गई ये भी, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पे एक सीव होगी, ऐसे जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलो ये हमारे पास में एक सीव है, सीव का साइज है 2.36 mm। अब मैं क्या काम करूंगा कि इस 2.36 mm की सीव से पास करवाना है मुझे इस रेसिडुअल एग्रीगेट को, यहां से, ठीक है। अब जो वेट यहां से पास हो जाएगा, यानी कि जो एग्रीगेट्स यहां से पास हो चुके होंगे, मान लो जो भी एग्रीगेट्स यहाँ से पास हो गए, उनको मैं क्या कर लूंगा, वेट कर लूंगा, यानी कि उनका मैं क्या कर लूंगा, वजन नाप लूंगा, ठीक है। अब वो जो मैंने वजन नाप लिया, मैंने वेट कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ, उस वेट को परसेंटेज में निकालता हूँ। किसके परसेंटेज में निकालता हूँ, जो मैंने शुरू में लिया था। शुरू में कब लिया था वो देखो, यहाँ जाओ पहले स्टेप पे, यहाँ, ये देखो। मान लो यहाँ पे मैंने एग्रीगेट लिया पास कराने के लिए, कितना लिया, W1 लिया है। W1 ये क्या है, वेट है, ठीक। अब मैं यहाँ पे मान लो कि पास होने के बाद कितना वेट पास हो गया, सपोज करो W2 पास हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि W2 अपॉन W1 इंटू 100, यानी कि परसेंटेज निकालूंगा किसका, वो जो वेट पास हो चुका है, ठीक है। वेट पास, वेट परसेंटेज मैं यहाँ पे निकालूंगा, पास वेट परसेंटेज, ठीक है। अब हम करते क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये जो पास हो चुकी है, ये अलग अलग केस में अलग अलग होती है। मान लो हमें पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है,
तो उस पेवमेंट की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे, ये 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन होती है, एक में होता है कि 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन मेरे पास में ये है कि ये 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये 40% कब है, देख लो, यहाँ पे हमारे पास में ये पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, और ये वाला जो यहाँ पे है ग्रेटर देन 40% नहीं होना चाहिए, ये जो हमारे पास में टॉप सरफेस होती है, रोड की एक टॉप सरफेस होती है, ठीक है, उसको छोड़ करके अगर मैं बाकी की बात करूं तो ये उसके लिए, ठीक है, इसको हम कहते हैं अदर देन वियरिंग कोर्स, अदर देन वियरिंग कोर्स। अब ये वियरिंग कोर्स क्या है, रोड का जो टॉप होता है ना ऊपर का पेमेंट का, ये है टॉप ऑफ द पेमेंट, इसको हम बोलते हैं वियरिंग कोर्स। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये दो वैल्यूज हैं, ये हमें याद रखनी है। अब अगर मैं बात करूं कि ये एक्सपेरिमेंट ये जो हम कर रहे हैं ये दिखता कैसा है, तो इस एपरेटस को मैं एक बार दिखाता हूँ तुम लोगों को, क्या साइज वगैरह होता है वो सब बताता हूँ। अभी तो हमने सिर्फ ये जाना है कि इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो अभी मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक फोटो लगा करके दिखाता हूँ, उस फोटो में तुम लोग देखना भी, मुझे जरा एक सेकंड दो। हाँ, वे देखो, ये जो यहाँ पे है ना, जो फोटो तुम लोग देख पा रहे हो, ये हमारा ऐसे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ऊपर तुम लोग देख रहे हो जहां से वजन लग रहा है, इसको हम कहते हैं, ये जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है इसको हम कहते हैं प्लंजर। ये जो तुम देख पा रहे हो इसको हम कहते हैं प्लंजर। ठीक है, इनके सबके साइज होते हैं। अब किसके साइज क्या है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो तुम बीच में अभी देख रहे हो फील्ड, ये हमारे क्या है, ये हैं एग्रीगेट्स। इन्हीं को हमने क्या किया हुआ, फिल किया हुआ, ये हमारे एग्रीगेट्स हैं, ये तुम लोग देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे अब बात करूँ साइज की, तो ये जो मेरा स्टील का एक तुम सिलेंडर देख रहे हो, ये हमारा यहाँ पे सिलेंडर मेंशन कर देता हूँ, ये सिलेंडर है। इस स्टील के सिलेंडर का जो डायमीटर है वो होता है हमारे पास में 15 सेंटीमीटर, यानी कि 150 mm। ठीक है, कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में मैं यहाँ पे टैंपिंग रोड का भी यूज करता हूँ। टैंपिंग रोड मेरे पास में होती है यहाँ पे, सेम टैंपिंग रोड है जो हमने पहले अभी यूज की थी अभी तक, जिसकी हाइट भी सेम है, यानी कि 60 सेंटीमीटर हाइट है। एंड डायमीटर भी सेम है, डायमीटर जो कि हमारा कितना है, 16 mm डायमीटर है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, डायमीटर है। तो ये चीजें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलो, तो ये था हमारा यहाँ पे एक टेस्ट जो मैंने तुम लोगों को बता दिया। इसमें भी हम उसी तरीके से करते हैं कि 3 लेयर्स में डालते हैं इसको भी, और 25 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं यहाँ पे।
तो ये भी मेंशन कर लो कि 3 नंबर ऑफ लेयर होती हैं ऑफ एग्रीगेट, नंबर ऑफ ब्लोज इक्वल्स टू 25, ये हर एक लेयर के लिए होते हैं, ईच लेयर के लिए। चलो, तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो। अब एक सेकंड। हाँ, अब हमारा यहाँ पे एक टेस्ट हो चुका है। अब मैं अपना नेक्स्ट एक टेस्ट देखूंगा जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। हमारा सेकंड टेस्ट है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट।